हेलो एवरीवन। आप सभी का मेंडेलियन एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से स्वागत है। हमारे ईओ और आरओ के जो एग्ज़ाम्स हुए थे, दो फेज़ के अंदर दोनों एग्ज़ाम हो चुके हैं। और पेपर का लेवल कैसा था, कट ऑफ रहने की क्या संभावना है, और इसको लेके हम आगे कैसे अपने भविष्य की इसकी प्लानिंग करें, या फिर हमें इसी एग्ज़ाम्स के आधार पर ही अपने आप को थोड़ा वेट करना चाहिए, क्या इन सारी चीज़ों पर हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं ईओ और आरओ। देखिए, सबसे पहली बात तो इस बार आरपीएससी की तरफ से ये काफ़ी अच्छा काम हुआ कि इन्होंने लास्ट ईयर अगस्त 2022 के अंदर ही इसकी नोटिफिकेशन लेके आए थे। सितंबर तक फॉर्म भरने थे और सितंबर से लेकर के अभी सितंबर आया नहीं, उसमें 2 महीने बाकी। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि इसकी आंसर की और इसके मार्क्स जारी हो जाएंगे। तो ये प्रोसेस काफ़ी फास्ट हो सकता है, इसके अंदर ज़्यादा लंबा प्रोसेस नहीं है। तो जिनको जॉब मिलेगी उनको जॉब भी जल्दी मिल सकती है। तकरीबन इसके अंदर लगभग 4 4.5 के आसपास जो फॉर्म्स इसमें फिल किए गए थे। तो इसमें आपको ये पता है कि जो आरओ की वैकेंसी थी, आरओ के इसमें 14 पद थे, और जो ईओ हैं, ईओ के लिए इसमें करीब 63 पद थे। तो टोटल मिला करके इसमें 77 पदों की वैकेंसी थी। काफ़ी अच्छी नौकरी है नगर पालिका के अंदर। तो इसको लेकर के काफ़ी फॉर्म्स भी भरे गए थे। हालांकि कहा गया कि वैकेंसी कम है, परंतु जो एग्ज़ाम सेंटर्स के आसपास का वातावरण था, जिन स्टूडेंट्स, जो हमारे भी स्टूडेंट्स हैं या अदर इंस्टीट्यूट्स के स्टूडेंट्स हैं, हमारे इन लोगों से वार्ता हुई तो उनका ये कहना है कि एग्ज़ाम्स हॉल में प्रेजेंस काफ़ी कम थी। तो हम ये अनुमानित आंकड़ा मान लो ये लेके भी चले, तो फिर भी हम ये मानते हैं कि 3 लाख के आसपास तो स्टूडेंट्स हैं वो अपियर हुए ही होंगे। हालांकि ये तो अभी सर्वे के बाद पता चलेगा, जब अखबारों में आरपीएससी के माध्यम से ये खबर प्रकाशित की जाएगी कितने लोगों ने एग्ज़ाम्स में पार्टिसिपेट किया है। परंतु हम ये मान के चलते हैं कि 3 लाख के करीब स्टूडेंट्स इसमें पार्ट लिए होंगे। दूसरा, चूंकि इस एग्ज़ाम्स को 2 फेज़ के अंदर कंडक्ट कराया गया है, हालांकि ये अच्छी बात है कि दोनों फेज़ को अलग अलग दिन नहीं कराया गया, और जैसे ही एक पारी ख़त्म हुई दूसरी पारी को हो गया। दोनों का पेपर का लेवल जो है वो काफ़ी हद तक सिमिलर रखने का प्रयास किया गया है। परंतु फिर भी जब भी ऐसा होता है कि आप किसी भी एक एग्ज़ाम को 2 पारी में करवाते हो, तो वहाँ पर आपके नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन तो आती ही आती है। तो यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन तो होगा ही होगा। अब नॉर्मलाइजेशन में कई बार आरपीएससी के साथ ये भी देखने में गया है कि जब हार्ड पेपर आया है हमारे स्टूडेंट्स के हिसाब से या टीचर्स के हिसाब से, तब वो उनके विपरीत चला गया है। परंतु अभी ऐसा लग रहा है कि शायद जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर था वो कंपैरेटिवली ज़्यादा इजी था अगर हम सेकंड शिफ्ट की तुलना करें। अब आरपीएससी इसको किस प्रकार से लेती है ये हमें देखना होगा, लेकिन ऐसा है कि फर्स्ट शिफ्ट का मुझे जो मेरा एक्सपीरियंस लगा उसके हिसाब से मुझे फर्स्ट शिफ्ट का थोड़ा सा कंपैरेटिवली ईजी लगा। करंट अफेयर, अब इसके अलावा यदि हम इसमें थोड़ा सा उसको डिटेल एस्पेक्ट में जाएं, हालांकि हमारे स्टूडेंट से हमने सर्वे भी किया है कि क्या मार्क्स आने की संभावना है। यदि आप देखें, जो मेन इसमें आर्ट एंड कल्चर था, जो इसमें हमारा पॉलिटी का पोर्शन था, इसके अलावा जो हमारी राजस्थान की ज्योग्राफी थी, और जो म्यूनसिपैलिटी एक्ट से संबंधित और म्यूनसिपैलिटी रूल से संबंधित जो हमारे क्वेश्चन पेपर्स थे, और एक और इवेंट था वो जो करंट अफेयर्स को लेकर के था। तो ये सेगमेंट अगर देखा जाए तो इन सेगमेंट को तो आप यही कहेंगे कि इनका लेवल काफ़ी इजी था या नॉर्मल था। जो म्यूनसिपैलिटी एक्ट और रूल्स, जो स्टूडेंट्स ने काफ़ी डीप तैयारी की थी, बड़ा उसको उन्होंने धाराओं को याद किया था, अंदर के जाके उनके सब सेक्शंस भी देखे थे। परंतु जो क्वेश्चंस पेपर्स के अंदर ऊपर ऊपर से एक मोटी मोटी पिक्चर पूछी गई है कि एक नगर पालिका की प्रणाली कैसे काम करती है, और उसके अंदर यदि कोई नहीं है तो कैसे, तो ये चीज़ें हमने देखी। करंट का पोर्शन एक ऐसा था कि दोनों ही फेज़ में काफ़ी सवाल आए इसमें, परंतु फिर भी हम ये मान के चलते हैं कि 60% से ऊपर करंट अफेयर में किसी ने स्कोर शायद ही किया हो। एक्सेप्शनल तो होते ही हैं, कुछ ऐसे कैंडिडेट्स होंगे जिन्होंने बहुत अच्छे स्कोर किए होंगे। तो देखिए, हम उनको कैटर नहीं कर सकते, हम यहाँ कट ऑफ के लिए एवरेज बात करेंगे। तो मैं ये मानता हूँ करंट अफेयर में 60% से ऊपर मार्क्स आसानी से स्कोर नहीं हुए होंगे, क्योंकि जो करंट अफेयर आया था वो लास्ट 7-8 महीने की ड्यूरेशन को उसने कवर किया था, और जो स्कीम्स वगैरह भी आई थी उन स्कीम्स के अंदर भी उन्होंने कुछ स्कीम्स के अंदर अंदर तक जाके काफ़ी सवाल पूछे। और आप ये देखिए, तो जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, उसका अर्बन सेगमेंट का उन्होंने ये तक पूछ लिया कि मार्च 2023 तक कितने हाउसेस हैं वो राजस्थान के अंदर कंस्ट्रक्ट हो चुके हैं। तो जनरली हम इतना डिटेल्स में जाते नहीं हैं, पर तो ये इस प्रकार के कुछ सवाल ऐसे होते हैं।
ऐसे ही ज्योग्राफी के अंदर आप पूछें तो एक क्वेश्चन था कि जो हमारा सिरोही वाला क्षेत्र है वहाँ पे हैवी रेनफॉल होती है, तो उसका रीज़न क्या था। तो दो ऑप्शन थे, थोड़े क्लोज थे, तो ये भी एक ऐसा है। फिर एक सवाल था कि जो एग्रीकल्चर है हमारा, उसमें वीट को लेके, गेहूं की जो पैदावार है उसका कितना एरिया है वो खेती, उसमें कितने प्रतिशत क्षेत्र में खेती की गई है। तो वहाँ भी उस सवाल में जो आंकड़े थे वो काफ़ी एम्बिग्यूटी थी उसमें। 33% के आसपास तो हमारा लास्ट ईयर के आंकड़े दिखाते हैं, वहाँ 30% था। तो कुछ सवाल ऐसे थे वहाँ पे आप ये नहीं बोल सकते। और देखिए, हमें बाहर बैठ के जब इतना प्रेशर फील हो रहा है, तो जो कैंडिडेट्स वहाँ एग्ज़ाम्स दे रहे थे उनको और ज़्यादा प्रेशर फील हुआ होगा। तो यहाँ पे ये तो आपको पता ही है कि 120 क्वेश्चंस थे, और इन 120 क्वेश्चंस के लिए ईच क्वेश्चन के लिए आपको 1 मार्क अलॉट किया गया था। और इसके साथ ये भी था कि 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग है। यदि हम मान के भी चलें कि जिन कैंडिडेट्स के अप्रॉक्स 20 क्वेश्चंस रॉन्ग हुए हैं, तो उनको लगभग ये मान के चलिए 93 मार्क्स अप्रॉक्स मिलेंगे, जो कि मैंने नेगेटिव जो उनके मार्क्स हैं उनको डिस्काउंट करके ये, क्योंकि चूंकि एक मार्क्स के लिए एक है, तो हम ये मान के चलते हैं कि 93 मार्क्स उन कैंडिडेट्स को मिलेंगे जिनके 20 क्वेश्चंस गलत हुए हैं अटैम्प्ट करने के बाद। अगर किसी ने अटैम्प्ट नहीं किए तो वहाँ कंडीशन अलग है। तो मैं ये मानता हूँ कि अगर कोई कैंडिडेट ये सोचता है कि जो हमारी कट ऑफ है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, वो 93 मार्क्स से नीचे रह जाए, वो स्पेशली हम जो यहाँ बात कर रहे हैं वो जनरल कैटेगरी कर रहे हैं, क्योंकि जनरल कैटेगरी के माध्यम से ही हम दूसरी कैटेगरीज की तुलना करेंगे। तो यदि कोई सोचता है कि जनरल कैटेगरी के मार्क्स 93 से रह जाए, तो मुझे नहीं लगता ये पॉसिबल नहीं है। इट इज़ काइंड ऑफ इम्पॉसिबल। वैकेंसीज भी लिमिटेड है, चाहे अपीयरेंस कितनी भी रही हो, 3 लाख रही हो, ये हो, 93 के नीचे वालों को तो उम्मीद लगानी ही नहीं चाहिए। इसमें भी आप ये मान के चले, मैं तो ये कहूँगा कि एटलीस्ट आप ये मान के चले कि 98 से 99 ये मिनिमम कट ऑफ जनरल कैटेगरी के लिए रहने वाली है। तो ये एक मिनिमम कट ऑफ है। मैक्सिमम कट ऑफ मैं ये मानता हूँ कि 103 से 104 के आसपास। उसके बाद तो जो भी टैलेंटेड कैंडिडेट्स हैं उन्होंने जितने हायर स्कोर, किसी ने हो सकता है 115 भी स्कोर किया हो, हमारे तरफ से बहुत बहुत बधाइयाँ उसको। परंतु हम ये मानते हैं कि 99 और 98 ये मिनिमम कट ऑफ का स्कोर मैक्सिमम जा सकता है। ये भी बड़ा लिबरल होके कह रहा हूँ कि थोड़ा एक पॉजिटिव आपको रुझान मिले, वरना इस एग्ज़ाम्स का पेपर का जो लेवल है, जिस प्रकार के इसमें क्वेश्चंस आए हैं, जो ऑप्शंस दे रखे थे, उनको देख के कैंडिडेट्स को इतना एग्ज़ाम हॉल के प्रेशर में भी हड़बड़ाने की सिचुएशन हमें दिखाई नहीं देती है। तो मैं ये मानता हूँ कि आप देखिए 98 से 99 जो मेरा मिनिमम स्कोर है, वो एक मैं रिज़र्व कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स भी हैं, ताकि मतलब जो एक्स्ट्रा कैंडिडेट्स रहते हैं उसको भी साथ में इंक्लूड करके, यदि कोई सोचे कि सेफ स्कोर क्या होगा अगर आपके 103 से 104 आते हैं, तो मुझे लगता है इससे अगर आपके प्लस मार्क्स हैं तो आप ईओ और आरओ के लिए एक बहुत ही सेफ स्कोर की तरफ हैं। डिटेल्स में और हम एक्सप्लेन अभी नहीं कर सकते, क्योंकि जितना हमारे पास स्टूडेंट्स का डाटा आया उसके माध्यम से मैंने आपको ये चीज़ें बताई है। तो आई होप आप लोगों का पेपर्स अच्छे हुए होंगे, और पेपर्स आपके अच्छे हुए होंगे। आपको और मेहनत करके आगे अपने इसी प्रकार से करंट अफेयर वगैरह की चीज़ें हैं, इनको रेगुलर अपडेट करें। देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिनको आप ऐसे सोचें कि मैं सडनली एग्ज़ाम से 10 दिन पहले लेके बैठूंगा और मैं कुछ हासिल कर लूँगा, ये आसान नहीं है। राजस्थान के अंदर स्पेशली कंपटीशन काफ़ी टाइट है, स्टूडेंट्स बड़ी मेहनत करते हैं। तो आपको अपनी प्रिपरेशन के अंदर कंसिस्टेंसी लानी होगी। करंट अफेयर वैसे जैसी चीज़ें हैं उनको हॉलिस्टिक तरीके से पढ़ें, सारे एंगल्स को इसमें इंक्लूड करें। जो एक रटने की प्रवृत्ति है उसको आप बाद में लेकर आएँ, एग्ज़ाम से जस्ट 15 दिन 20 दिन पहले लेकर आएँ। उससे पहले आप अपनी तैयारी को सटीकता देने के लिए हमेशा एक हॉलिस्टिक तरीके से मंथली मैगज़ीन के माध्यम से, या आप अगर इंस्टीट्यूट्स के नोट्स को रेफ़र करते तो उसके माध्यम से, एक उसके अपने खुद के नोट्स अगर बना के चलें, तो इन चीज़ों से क्या होता है, आपके पास अपने नोट्स होंगे, रिवीजन के लिए आपको टाइम मिलेगा, ये चीज़ें, और फिर टेस्ट सीरीज़ के माध्यम से आपको कॉन्फिडेंस बढ़ता है। हालांकि ये जो ईओआरओ का इस बार का एग्ज़ाम था, किसी ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इसमें पेपर का लेवल इस प्रकार का इजी आएगा। हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जैसे ये आरपीएससी ने वैकेंसीज करवाई है, और जिस प्रकार से आरएस के एग्ज़ाम्स हुए हैं, जो 2021 की जो वैकेंसीज आई उसमें जो प्री और मेंस के पेपर्स देखे गए, उसके आधार पे ये लगा कि इस बार ईओ और आरओ का लेवल है वो भी काफ़ी टफ और कॉम्पिटिटिव के लायक होगा। इसमें भी शायद मल्टी ऑप्शंस के क्वेश्चंस देंगे आपको, 2 या 3 विकल्पों के बाद आपको ऑप्शन चूज़ करना हो। लेकिन ये सारी चीज़ों पर आरपीएससी ने एक यूपीएससी वाला काम कर दिया कि ये अनप्रेडिक्टेबल बन के इन्होंने काफ़ी सरल पेपर हम लोगों के सामने ला के रखा है।
तो मैं यही कहूँगा 103 से 104 प्लस वाले कैंडिडेट्स काफ़ी सेफ उसमें लाइन में हैं, और 98 से 99 वाले कैंडिडेट्स को भी अभी ये मान के चलना चाहिए कि हम इसमें रेस में हैं। परंतु इससे जो लोअर साइड में है 95 96, मुझे लगता है कि पेपर की क्वालिटी को देखते हुए, पेपर का जो स्टैंडर्ड को देखते हुए, और जिस प्रकार से कैंडिडेट्स प्रिपरेशन कर रहे थे, देखिए आखिर वैकेंसीज तो 77 ही हैं। अब आप ये सोचें कि 3 लाख अगर कैंडिडेट्स भी अपीयर होते हैं और इन 3 लाख कैंडिडेट्स में से सरकार को 1000 बच्चे नहीं मिलेंगे जिनके मार्क्स 100 प्लस हो, ऐसा मुश्किल है, ये इम्पॉसिबल है। इसीलिए मैंने यहाँ पे जो हायर साइड में ही आपको थोड़ा सा कट ऑफ दिखाया कि 103 104 के आसपास मेरी प्रोबेबल कट ऑफ, जो मैं जिसको एक सोल एम मान के चलता हूँ, तो मुझे जनरल के लिए ये मिनिमम लगता है। और मैं ये कहता हूँ कि मुझे लगता है कि जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, इन सब की कट ऑफ यही रहने वाली है। यहाँ पे शायद इस वैकेंसी के हिसाब से ओबीसी को इतना कोई रिलैक्सेशन मिलने की मेरे को उम्मीद लगती नहीं है। इसके अलावा जो रिजर्व कैटेगरीज है उनमें भी यहाँ पे माइनर ही डिफरेंस देखने को मिलेगा। बाकी जिनका हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है उनकी अलग बात है, परंतु यही एक मोटी मोटी पिक्चर जो हमें आज इन दोनों पारियों के पेपर को देखते हुए, जो हमने हमारे स्टूडेंट से फीडबैक लिया उसको देखते हुए, हमारी आपस की टीमों के साथ जो हमने डिस्कस किया उसको लेकर के हम आपके सामने लेके आए। आई होप इस कट ऑफ के एक्सपेक्टेशन से आप अपनी आगे की प्रिपरेशंस को, नेक्स्ट जो एग्ज़ाम्स आ रहे हैं उसकी प्रिपरेशन को ध्यान में रखते हुए कार्य करेंगे। एक जूनियर अकाउंटेंट की जो गवर्नमेंट ने घोषणा कर रखी है, लगभग 5000 पदों की जो वैकेंसी है, वो भी गवर्नमेंट ऑलमोस्ट हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इलेक्शन जो हमारी आचार संहिता लगेगी उससे पहले उसका नोटिफिकेशन आने की पूरी संभावना है। तो वो एक बड़ी वैकेंसी है जो भी एक काफ़ी अच्छी उसका एक पद है। तो इस प्रकार से जिनके अगर मार्क्स कम आ रहे हैं या जिन्होंने लेट तैयारी की तो वो अपना फोकस वहाँ शिफ्ट कर सकते हैं। अदरवाइज आरएस का जो ड्रीम सर्विस है वो तो वैकेंसी आएगी, हो सकता है 2 महीने बाद आए, 3 महीने बाद आए, लेकिन उस प्रकार की वैकेंसीज में यदि आप लेट जगते हैं तो शायद आपके लिए स्कोप इतना है नहीं, क्योंकि जो कैंडिडेट्स ऑलरेडी साल 1.5 साल से उन वैकेंसीज का वेट कर रहे हैं वो ऑलरेडी आपसे कहीं आगे चल रहे हैं। तो आपको भी उन एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए अभी से लग जाना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। और अपने जो कोर सब्जेक्ट्स हैं उनको आप एक हॉलिस्टिक तरीके से अच्छी अंडरस्टैंडिंग के साथ करें। अपनी मेंस की आंसर राइटिंग वगैरह कुछ ऐसी चीज़ें जो पॉसिबल है वो करें। ईओआरओ को लेकर के मेरी कट ऑफ का एक्सपेक्टेशन 103 104, ये मुझे एक संभावित कट ऑफ लगती है। बाकी जिस दिन रिजल्ट आएगा, ये अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होती है, हर कोई डिक्लेयर नहीं कर सकता है, परंतु हमने हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उसके आधार पर ये आपको बताया। आई होप मैंने आपकी जो रिक्वायरमेंट्स थी, जो नीड्स थी, जो कमेंट्स आ रहे थे, उसका मैंने एक एडिक्वेट रिप्लाई कर दिया होगा। थैंक यू सो मच।